हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा कंटेंट कितने मार्क्स का है और क्या आप पढ़ने वाले हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है सीबीएसई बोर्ड से। तो क्या है वो सिलेबस, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपकी इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 80 नंबर का आएगा रिटन एग्जाम और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। जो आपका 80 नंबर का पेपर है वो पूरी 2 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली बुक होगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की 40 नंबर की और दूसरी बुक्स होगी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 40 नंबर की। इसमें आप आज़ादी से लेकर अब तक के इंडिया की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं और क्या फीचर्स है इंडिया की इकोनॉमी के, इंडिया के अर्थव्यवस्था के, वो सब आप इस बुक में पढ़ोगे। और जो सेकंड बुक है ये पूरी की पूरी आपकी थ्योरेटिकल है। वहीं जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का, जो कि आप अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो उससे आगे का यानी एक होल लेवल पर किस तरह से इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है वो आप यहाँ पर सीखोगे। तो हर एक बुक में अलग अलग यूनिट्स हैं और उनके अलग अलग मार्क्स हैं जो हम आगे अभी देखेंगे। उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज है कि मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं स्टडी से रिलेटेड, चाहे करियर से रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ में कुछ चाहिए या फिर रिटर्न में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है www.commercesuper.com। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉमर्स से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड मिल जाएगी। तो एक बार आप वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका यूनिट 12 नंबर का है। इस यूनिट में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बेसिक से लेकर नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड अलग अलग टर्म्स वो क्या है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स एंड फ्लोज का क्या मतलब है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साथ ही साथ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या है। उसके बाद आप इनकम का फ्लो पढ़ोगे। इसमें सिर्फ आपको 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, इसके अलावा भी कई तरह मॉडल होते हैं। अगर वो आपकी बुक्स में है तो वो आपको नहीं करना है, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पर ही आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखोगे। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपके 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, एक ही बात है। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। तो इन तीनों मेथड्स से आप नेशनल इनकम निकालना सीखोगे। और जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो अलग अलग तरह की आप इनकम पढ़ोगे, जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एटसेट्रा। साथ ही साथ लास्ट में एक और इसमें टॉपिक है जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर और नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ये 2 से 3 नंबर तक का फाइनल में पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका यूनिट 2 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये 6 नंबर का है और इसमें ज़्यादातर आपकी थ्योरी ही है। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे कि मनी का क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी होती है उसका क्या मतलब होता है, बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किस तरह से मनी को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपको लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाते हो, तो क्या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लोन दे पाते हैं, क्या उनके पास इतना पैसा होता है, कहाँ से आता है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका क्या मतलब है, इसके फीचर्स पढ़ोगे। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं ये भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन से मेन फंक्शंस आपको याद करने हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इशू कहलाता है, क्यों कहलाता है, फिर गवर्नमेंट बैंक भी होता है, फिर बैंकर्स का बैंक भी होता है, साथ ही साथ बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू ये मार्केट में क्रेडिट को यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये सारे फंक्शंस आप पढ़ोगे। तो उसके बाद इनकम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो आप पढ़ोगे और ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है।
तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक न्यू कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इनके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में 2 से लेके 3 नंबर तक। तो इसमें थ्योरी का वर्क और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ ही साथ ग्राफ भी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। उसके बाद इन सब को यूज करते हुए आप शॉर्ट रन में किस तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर डिमांड अगर कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, यानी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। और सरकार के पास कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से वो कदम उठाती है जिनकी वजह से वो महंगाई और मंदी दोनों को कंट्रोल करती है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 4 जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी सरकार कैसे पैसा इकट्ठा करती है, कहाँ से उसकी इनकम आती है और कहाँ कहाँ पर वो खर्च करती है। और ये पूरा चैप्टर है आपका 6 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले आप वही पढ़ोगे कि गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है, इसके क्या पर्पसेस होते हैं और किन चीजों से मिलकर ये गवर्नमेंट बजट बनता है। अब क्योंकि बजट की बात हो रही है तो इनकम और एक्सपेंसेस तो होंगे ही, तो रिसीट्स क्या होती हैं, यानी प्राप्तियां, टोटल रिसीविंग्स, उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, ये सब आप पढ़ोगे। और एक्सपेंडिचर पढ़ोगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पढ़ोगे। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी अगर सरकार घाटे में चली जाए तो उसको क्या मतलब होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, इन सब के मीनिंग आप पढ़ोगे। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट बुक का जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी दूसरे देशों के साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो किस तरह से वो बैलेंस होता है, वो सब आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, क्या कंपोनेंट्स यानी किन चीज़ों से मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है, वो सब आप पढ़ोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिसिट का क्या मतलब है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका मीनिंग, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है और मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है। उसके बाद फ्री मार्केट में एक्सचेंज रेट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, वो आप इसमें सीखोगे। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये आपका 12 मार्क्स का यूनिट है। इसमें आप सबसे पहले ये वही सीखोगे कि किस तरह से 1947 से 90 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। फिर 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार हुए थे जिनको हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्या है आप इसमें पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप यही पढ़ोगे कि आज़ादी के टाइम पर क्या कंडीशन थी, फिर 5 वर्ष के लिए जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या अब तक रहे और उनके क्या क्या असर रहा इंडिया पर, ये सब पढ़ोगे। इनके क्या फीचर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हम तक 1990 तक, कैसे उनको सॉल्व किया गया, एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी, फिर कैसे उनको सॉल्व किया गया और फॉरेन ट्रेड उस समय क्या था। उसके बाद फिर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिनको हम LPG के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन और GST के कंसेप्ट भी आप इसमें सीखोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका इस बुक का सेकंड यूनिट जिसका नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था अब क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रही है। और इसमें कई सारे चैप्टर्स बनेंगे और ये कंप्लीट यूनिट आपका 22 नंबर का है। तो सबसे पहला चैप्टर इस यूनिट में होगा आपका पॉवर्टी का, गरीबी से रिलेटेड आप इसमें कंसेप्ट समझोगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है और साथ ही साथ गरीबी हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स अब तक सरकार ने अपनाए हैं, उन सब का एक पूरा एनालिसिस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इस यूनिट का जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किस तरह से कौन से वो टूल्स हैं जिससे किसी भी इंसान को एक ऐसा इंसान बनाया जाता है जो किसी देश के लिए अच्छे से काम आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, अच्छा हेल्थ सिस्टम देना पड़ेगा, ये सब। फिर उसके बाद आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट, यानी गाँव का, विलेजेस का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उनका विकास हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पर खेती भी होती है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या डाइवर्सिफिकेशन हुए
और किस तरह से उसमें चेंजेस आए हैं, अल्टरनेटिव फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये भी आप अपने इसमें पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें आप बेरोजगार के बारे में समझते हो, क्या फीचर्स रहे, किस तरह से प्रॉब्लम उसमें आ रही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में किस तरह से लोग काम करते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या वो पॉलिसीज हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप पढ़ोगे कि इंडिया में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्रिज, रोड, इन सब का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप किया जाए जिससे कि जो करंट जनरेशन है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके इंटरेस्ट में भी कोई कमी ना हो, यानी उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे आने वाली लाइफ में उसमें कोई कमी ना आए। और इसी में है एक टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है लास्ट यूनिट इस बुक का, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये 6 नंबर का है। इसमें आप कंपेयर करोगे कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी में क्या सिमिलैरिटीज़ थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और अब आज के टाइम में कौन सा देश आगे पहुंच गया है और क्यों पहुंच गया है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस आप इसमें करोगे, और जब आप एनालिसिस करोगे तो आप कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पर करोगे, उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन कंसेप्ट के बेसिस पर आप इन तीनों कंट्रीज के इकोनॉमी का एनालिसिस करोगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।